नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरएन न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव के क्षेत्र के चलते आगामी 2 दिनों में देश के मध्य और तटवर्ती भागों में भारी बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले, इस बीच वापस हो रहे दक्षिणी और पश्चिम मानसून के चलते गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी आने वाले 2 दिनों में बारिश हो सकती है। पहला चक्रवाती दबाव अंडमान के नजदीक उत्तर में बन रहा, वहां से यह पश्चिम उत्तर की ओर बढ़ेगा और इसके आंध्र प्रदेश के तट पर 3 से 4 दिन में पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। आपको यह भी बता चले कि इसके चलते तटवर्ती इलाकों में सामान्य बारिश और तेज हवा चल सकती है। पहला चक्रवाती दबाव उत्तरी अंडमान सागर और उसके आसपास स्थित है। इसके प्रभाव से अगले 36 घंटों के दौरान उसी क्षेत्र में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना। इसके बाद के 4 से 5 दिनों के दौरान उसके दक्षिण उड़ीसा, उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों की ओर, पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर आपको बता चले मानसून बढ़ सकता है। इसके प्रभाव से अगले 5 दिनों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगहों पर गरज के साथ वर्षा हो सकती है। एक चक्रवाती दबाव पूर्वी मध्य अरब सागर पर भी स्थिर है। अगले 3 से 4 दिनों के भीतर इसके बने रहने की संभावना जताई जा रही है। इसके प्रभाव में अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिणी प्रायद्वीप भारत में और अगले 2 दिनों के दौरान महाराष्ट्र में बारिश होने की संभावना। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी 17 सितंबर की सामान्य तारीख के मुकाबले इस साल 6 अक्टूबर को बहुत देर से शुरू होगी। तो लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसको सुलझाने के लिए रविवार को कोर कमांडर स्तर की 13वीं मीटिंग हुई थी, लेकिन इसमें भी कोई हल नहीं निकला। आपको बता चले कि रविवार को मोल्डो में करीब 8.5 घंटे मीटिंग चली थी। इसमें ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में जारी गतिरोध को खत्म करने पर बात हुई थी। भारत की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि चुशूल मोल्डो में रविवार को मीटिंग हुई थी और इसमें भारत की तरफ से ईस्टर्न लद्दाख में पूर्ण डी एस्केलेशन की बात की गई थी, जिस पर आपको बता चले चीन राजी नहीं हुआ। मतलब गतिरोध अभी खत्म नहीं होगा। रविवार को हुई वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन ने की, जो लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर हैं। मीटिंग में भारत ने कहा कि जिस तरीके से धीरे धीरे पैगोंग झील, गलवान और गोगरा में डी एस्केलेशन हो रहा है और वहां बफर जोन बनाए जा रहे हैं, उससे गतिरोध खत्म होने के अंतिम संकल्प की नई बात बढ़ सकती है। आपको बता चल, चीन ही ऐसा बफर जोन हॉट स्प्रिंग इलाके में भी बनाना चाहता है। 3 से 10 किलोमीटर के बफर जोन का मतलब है कि भारत उस इलाके में पेट्रोलिंग नहीं कर सकता है, जैसा कि वह पहले से करता आया है। इसके अलावा देपसांग और डेमचोक जैसे मुद्दों की मई 2020 से शुरू हुई गतिरोध का हिस्सा नहीं है। उन पर चीन बातचीत करने से कतरा रहा। तो क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 3 लोगों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी और शनिवार को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा की जमानत याचिका को मुंबई लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लोअर कोर्ट का कहना था कि NDPS की जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज है, उन धाराओं में जमानत याचिका पर सुनवाई जो है वो करने की पावर उनके पास नहीं है। लोअर कोर्ट का यह ऑर्डर आपको बता चलिए शाम 5 बजे के आसपास आने वाला था और ऐसे में आर्यन समेत तीनों आरोपियों के वकील सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं कर पाए। अब क्योंकि शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद था, ऐसे में आज सोमवार को तीनों आरोपियों के वकील कोर्ट में याचिका दाखिल कर उस पर आज सुनवाई जो है वो कोर्ट में हो सकती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 3 अक्टूबर को आर्यन और उनके साथ कई आरोपियों को एक लग्जरी क्रूज शिप पार्टी में ड्रग रेड के दौरान पकड़ा था। NCB ने दावा किया था कि इस रेड के दौरान कई प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद किए गए, जिसके बाद इन आरोपियों पर NDPS एक्ट की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। देश में जानलेवा कोरोना वायरस को खत्म और फैलने से रोकने के लिए बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 95 करोड़ के पार पहुंच चुका है। कोविन पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक कल शाम 7 बजे तक वैक्सीन की 44 लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आने वाले दिनों में भारत जो है वो अब इतिहास रचने वाला है। और इसके बाद आपको बता चले, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा सफल टीकाकरण अभियान जोरों पर है। भारत ने 95 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोजेस का आंकड़ा पार कर लिया है। अब
देश 100 करोड़ वैक्सीन की डोज देने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जल्दी से वैक्सीन लगवाएं और अपने दोस्तों और परिवार को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में कल वैक्सीन की 46,000 से ज्यादा खुराकें दी गई। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित महाशिविरों में कुल 25,173 लोगों को कोरोना की खुराकें दी गई। इनमें से 13,662 लोगों ने पहली खुराक ली। वैक्सीन की सबसे ज्यादा खुराक उत्तर पूर्वी दिल्ली में दी गई। इसके बाद दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 13,207, पश्चिम दिल्ली में 2,831 और शादरा में 2,427 खुराकें दी गई। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक 1.90 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी है। 65 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हैं। आपको बता चले, स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में टीका लगाने के साथ देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया था। कोरोना से खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों का टीकाकरण 2 फरवरी से शुरू हुआ था। कोरोना वैक्सीनेशन का अगला चरण 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और अन्य बीमारियों से पीड़ित 45 साल और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शुरू हुआ था। देश ने 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दलों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी में हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र बंद का आह्वान कर दिया है। लखीमपुर में 3 अक्टूबर को 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। महाविकास आघाड़ी ने कहा है कि हम लोगों से अपील करते हैं कि वे बंद में शामिल हो। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने शनिवार को कहा है कि उनकी पार्टी बंद में पूरी तरीके से भाग लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता नागरिकों से मिल रहे हैं और उनसे बंद में शामिल होने और किसानों के साथ एकजुटता दिखाने का आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने 3 कानून बनाकर कृषि उत्पादों की लूट की अनुमति दे दी और अब इनके मंत्रियों के रिश्तेदार किसानों की हत्या कर रहे हैं। हमें कृषकों के साथ एकजुटता दिखानी होगी। नवाब मलिक ने कहा है कि एमबीए की मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया गया। इस बीच महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मौन व्रत आयोजित करेंगे। पटोले ने कहा है कि हमने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं और लोगों से इस बंद को सफल बनाने की अपील की और इसमें भाग लेने की अपील की। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को शनिवार की रात गिरफ्तार किया। आशीष पर आरोप है कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम का विरोध कर रहे किसानों को कुचलने वाले वाहनों में से एक में वो सवार थे। इस हादसे में 4 किसानों की मौत हो गई थी। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लखीमपुर की घटना को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा। क्राइम ब्रांच दफ्तर में आरोपी आशीष मिश्र के साथ हुई पूछताछ को लेकर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। इतना ही नहीं, टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की भी गिरफ्तारी की मांग की। टिकैत ने कहा है कि आरोपी से पूछताछ काजू बादाम खाकर नहीं हो सकती है। आरोपियों से अगर सही तरीके से पूछताछ करनी है तो रात में उन्हें थाने में छोड़ दो। राकेश टिकैत ने कहा कि गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए तब हम संतुष्ट होंगे। टिकैत ने किसानों के आंदोलन को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम इस पूरे धरने से आहत हुए हैं। उद्योगपतियों की सरकार ये लग रही है, यह साबित हो रहा है कि किसानों की फसल लूटने का पूरा प्रोग्राम बना लिया गया सरकार की तरफ से। किसानों को गरीब बनाने का प्रोग्राम है। टिकैत ने आगे कहा है कि अंग्रेजी सरकार भी पहले बातचीत करती थी, उसका समाधान निकालती थी। ये सरकार तो अंग्रेजी हुकूमत से भी बदतर हो चुकी है।